Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1,34,21,408. If one of the numbers is 364, find the other. यहाँ पर टू नंबर का प्रोडक्ट्स दिया है और उनमें से एक नंबर जो है वो दिया हुआ है, हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पर सिंपल डिवीजन होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ पर प्रोडक्ट दिया है 15 टू नंबर्स का, इसमें से एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर हमें पता नहीं है। तो 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 प्रोडक्ट आएगा। तो 5 3 जा 15। तो ये 3 कहाँ से मिला, इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया जो नंबर दिया हुआ था, यानी 15 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 3 पता चल गया। और इससे ये पता चलता है कि दूसरा नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो जब भी टू नंबर का प्रोडक्ट दिया हो और उनमें से एक नंबर दिया हो तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं उस नंबर से। अब ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 1,34,21,408, वन ऑफ द नंबर 364। अदर नंबर कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे गिवन नंबर से। अब यहाँ अलग से डिवीजन परफॉर्म करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा वही आंसर होगा। तो डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ डिवाइड करने पे 36,872 क्वेश्चन आता है और यही आंसर होगा, यानी कि यही जो है अदर नंबर होगा। तो यहाँ लिख लेंगे 36,872 और यहीं पे हम इसको आंसर करके लिख लेंगे। ये आंसर है। प्रोडक्ट दिया है, वन नंबर 364 है, तो अदर नंबर क्या होगा, 36,872। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, इफ 36 फ्लैट्स कॉस्ट रुपए 6,82,51,500, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट। 36 फ्लैट्स का कॉस्ट दिया हुआ है और वन फ्लैट का कॉस्ट पूछा है। जब भी मैनी के बारे में दिया हो, मैनी की वैल्यू दी हो और वन के बारे में पूछे तो हम इसे डिवीजन करेंगे। तो 36 से डिवाइड करेंगे हम, जो टोटल कॉस्ट है 36 फ्लैट्स का, तो वन फ्लैट का कॉस्ट पता चल जाएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स रुपए 6,82,51,500। तो कॉस्ट ऑफ वन फ्लैट क्या होगा, इस नंबर को डिवाइड करेंगे, 6,82,51,500 को डिवाइड करेंगे 36 से, और ये वैल्यू रुपए में है तो कॉस्ट वन फ्लैट की भी क्या आएगी, रुपए में आएगी। अब ये जो वैल्यू दी हुई है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। जो भी क्वोशिएंट आएगा वही कॉस्ट ऑफ वन फ्लैट होगी। तो अलग से यहाँ डिवाइड करके दिखा देते हैं। तो डिवाइड करने पे क्वोशिएंट आता है, यहाँ पर इस न्यूमेरिकल वैल्यू को जब डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट आता है 18,95,875 और ये वैल्यू रुपए में है तो ये भी रुपए में होगी। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे। या वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट बनाना चाहे तो आप लिख सकते हैं, हैंस द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट इज रुपए 18,95,875। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, द मास ऑफ ए सिलेंडर फिल्ड विद गैस इज 30 kg 250 ग्राम एंड द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर इज 14 kg 480 ग्राम। हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेन्ड इन इट। एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई है, उसका मास कितना है, 30 kg 250 ग्राम। और अगर खाली सिलेंडर की बात करें, एम्प्टी सिलेंडर जिसमें गैस नहीं है, तो उसका मास है 14 kg 480 ग्राम। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही क्या होगा, मास ऑफ द गैस कंटेन्ड इन इट। भरा सिलेंडर फिल्ड विद गैस जो सिलेंडर है उसका मास में हम माइनस कर देंगे खाली सिलेंडर, एम्प्टी सिलेंडर के मास को, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें बाकी जो मास होगा वो किसका होगा, गैस का होगा, तो वो पता चल जाएगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे।
द मास ऑफ सिलेंडर फिल विद गैस लिख दिया हमने, मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर, मास ऑफ द गैस कंटेंट इन इट क्या होगा, ये जो मास है सिलेंडर का गैस के साथ, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एम्प्टी सिलेंडर का मास, तो मास ऑफ गैस पता चल जाएगा। तो यहाँ अलग से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं और जो भी डिफरेंस आएगा वही आंसर होगा, वही मास ऑफ द गैस होगा। ये वैल्यूज किलोग्राम और ग्राम में दी हैं, तो किलोग्राम और ग्राम का कॉलम बनाएंगे, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम वाली वैल्यू, ग्राम के नीचे ग्राम वाली वैल्यू रखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। अब देखिए 250 में सब्ट्रैक्ट नहीं होगा 480, तो ग्राम क्या करेगा, किलोग्राम से एक बोरो लेगा। अब ये बोरो देने के बाद ये बन जाएगा 3029। अब ग्राम के कॉलम में जब 1 kg आएगा तो 1 kg को ग्राम में क्या लिखेंगे, 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, और 250 के साथ जब 1000 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1250। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, डिफरेंस जो आएगा वही आंसर यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ किलोग्राम के कॉलम के नीचे 15 आया है, ग्राम के कॉलम के नीचे 770 आया है। तो मास ऑफ द गैस कंटेन इट क्या होगा, 15 kg, और ग्राम के कॉलम के नीचे लिखा 770, तो 770 ग्राम। उस सिलेंडर में जो गैस कंटेंट है उसका मास ये आ गया है, यही आंसर होगा। तो इसको हम यहाँ पे आंसर करके लिख सकते हैं, स्टेटमेंट बनाना या चाहें तो लिख सकते हैं स्टेटमेंट बना के भी। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम ए क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग, अ पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। एक क्लॉथ है जिसकी लेंथ 5 मीटर, अब उसमें से कुछ एक पीस कट कर लिया गया है, वो जो पीस कट किया गया है उसकी लेंथ क्या है, 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो वो तो पीस कट हो गया, अब बचा कितना क्लॉथ, तो जो टोटल लेंथ क्लॉथ की थी 5 मीटर, उसमें से जो पीस हमने कट कर लिया है 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग जो पीस है उसकी लेंथ पता चल जाएगी। जो क्लॉथ जो बचा है जो पीस, उसकी लेंथ हमको पता चल जाएगी। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या है 5 मीटर, लेंथ ऑफ कट ऑफ पीस, जो पीस कट किया है उसकी लेंथ है 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस क्या होगा, तो जो टोटल लेंथ थी 5 मीटर, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस पीस की लेंथ जिसको कट कर दिया गया है 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू मीटर में भी दी है और मीटर सेंटीमीटर दोनों में दी है, तो हम मीटर सेंटीमीटर कॉलम बनाएंगे, अलग से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वही आंसर होगा। तो मीटर और सेंटीमीटर कॉलम बना लेते हैं और वैल्यूज रख लेते हैं। अब 5 मीटर दिया है, सेंटीमीटर में कुछ नहीं दिया है, तो सेंटीमीटर में 2 डिजिट में से 20 लिख लेते हैं। जब सेंटीमीटर में कोई वैल्यू नहीं दी है तो वहाँ 00 लिख सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, तो देखिए 00 में 85 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये बोरो लेगा, मीटर से 5 जब बोरो देगा तो ये बन जाएगा 4, और 00 यहाँ पर जब 1 मीटर आएगा सेंटीमीटर कॉलम में, तो सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करेंगे 1 को, तो 1 का मतलब होता है 100, और 00 में 100 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 100। अब 100 में 85 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा, और 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। तो मीटर के कॉलम के नीचे 2 है, सेंटीमीटर कॉलम के नीचे 15 है, तो 2 के साथ क्या लिखेंगे मीटर, और 15 क्या है सेंटीमीटर होगा। तो ये पीस कट करने के बाद जो रिमेनिंग क्लॉथ बचेगा या रिमेनिंग पीस बचेगा उसका लेंथ क्या होगा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, यही आंसर है। तो यहाँ पे आंसर बना के लिख सकते हैं या स्टेटमेंट बना के लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। Hence the length of the remaining piece is 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, in order to make a shirt a length of 2 मीटर 75 सेंटीमीटर of cloth is needed। एक शर्ट बनाने के लिए जो क्लॉथ लगता है उसकी लेंथ क्या है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 such shirts। अगर हमें बहुत ज़्यादा शर्ट्स बनानी है, कितनी 16 शर्ट्स बनानी है, तो कितना क्लॉथ लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक शर्ट बनाने के लिए जो भी क्लॉथ रिक्वायर्ड है, अगर हमें 16 शर्ट बनानी है तो उस लेंथ में 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, उतने टाइम करना होगा जितनी शर्ट्स बनानी है। तो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा वही आंसर होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट इक्वल टू 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 शर्ट्स। ऐसी 16 शर्ट्स अगर हमें बनानी है तो क्या करेंगे, जो क्लॉथ 1 शर्ट के लिए लग रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से।
और जो प्रोडक्ट आएगा वही आंसर होगा। तो अलग से हम यहाँ परफॉर्म करके दिखाएंगे। मीटर और सेंटीमीटर में वैल्यू दी है तो मीटर और सेंटीमीटर कॉलम बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। तो यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 जा 30 का 0 3 कैरी 6 7 42 42 और 3 45 होगा। तो सेंटीमीटर के कॉलम के नीचे सिर्फ 2 डिजिट ही रख सकते हैं। याद रखिएगा मीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को हम 2 डिजिट में एक्सप्रेस करते हैं। तो 45 में 5 यहाँ रखेंगे और 4 हमारा कैरी हो जाएगा। अब 6 2 जा 12 12 प्लस 4 16 होगा मीटर के कॉलम में। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टेंस प्लेस की डिजिट है तो यहाँ पे तो 0 लिखना या क्रॉस कर दीजिए, ये लेफ्ट कर दीजिए। अब 1 टेंस प्लेस से शुरू करेंगे, 1 5 जा 5 1 7 जा 7। तो यहाँ पर 2 प्लेसेस ऑक्युपाई हो चुके हैं तो ये 7 यहाँ पे जाएगा। 1 2 जा 2। अब यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 0 5 प्लस 5 10 का 0 1 कैरी 6 प्लस 7 और जो 1 कैरी आया था ये हो जाएगा 14 का 4 1 कैरी 1 प्लस 1 प्लस 2 4। मीटर के कॉलम के नीचे 44 है, सेंटीमीटर के कॉलम के नीचे 0 0 है। तो 16 शर्ट्स के लिए कितना क्लॉथ लगेगा? 44 मीटर। इतने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। स्टेटमेंट बना के लिखना चाहें तो स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे हम आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर मेकिंग 8 trousers of the same size 14 meter 80 centimeter of cloth is needed. How much cloth will be required for each such trouser? तो यहाँ पे बताया गया है कि 8 trousers बनाने के लिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ लगता है। अब अगर एक ट्राउजर की बात करें तो कितना क्लॉथ लगेगा? तो देखिए जहां भी मैनी की वैल्यू दी हो, ज्यादा की वैल्यू दी हो, जैसे 8 ट्राउजर के क्लॉथ का दिया हुआ है और 1 का पूछा जाए, जब भी मैनी का दिया हो और 1 का पूछा जाए तो हमेशा डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो क्वोशंट आएगा वही आंसर होगा, वही क्या होगा? द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच ट्राउजर। आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 8 ट्राउजर्स इक्वल टू 14 मीटर 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 ट्राउजर। 1 ट्राउजर के लिए कितना क्लॉथ लगेगा वो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 8 ट्राउजर के लिए जो भी क्लॉथ लगता है यानी कि 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, इसे हम डिवाइड कर देंगे 8 से, क्योंकि ये 8 ट्राउजर के लिए रिक्वायर्ड क्लॉथ है। और 1 के लिए करने के लिए इस क्लॉथ को जो लेंथ है इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही 1 ट्राउजर के लिए रिक्वायर्ड क्लॉथ होगा। तो डिवाइड करके यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखिए 14 मीटर दिया है 18 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई तो कर लिया था यहाँ पे, पर डिवीजन के लिए क्या करेंगे, या तो सभी को आप मीटर में बदल दीजिए या सबको सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो 14 मीटर का मतलब क्या होता है? 1400 सेंटीमीटर। आपको याद होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1400 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर ये मिलके हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1480 सेंटीमीटर। हमने मीटर सेंटीमीटर दो सबको सेंटीमीटर में लिख लिया है। अब इसे डिवाइड करेंगे 8 से। तो 1480 को डिवाइड करते हैं 8 से, फिर देखते हैं क्या आएगा। और वो वैल्यू क्या किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि हमने ये वैल्यू किस में एक्सप्रेस की है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर जब डिवाइड करते हैं तो ये 1480 को 8 से डिवाइड करने पर क्वोशंट आता है 185। अब ये वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो ये सेंटीमीटर होगा, तो आप लिख सकते हैं 185 सेंटीमीटर। अब इसे अगर मीटर में बदलना चाहें तो जब सेंटीमीटर में पूरी वैल्यू दी हो तो लास्ट की 2 डिजिट सेंटीमीटर में रहती हैं और बाकी की डिजिट मीटर में कन्वर्ट हो जाती हैं। या आप 100 से भी डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर 85 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका यह है कि 185 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर। जैसे ही 100 बना वो क्या हो जाता है? 1 मीटर हो जाता है। तो इस तरह से आप 1 मीटर 85 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसका स्टेटमेंट बना लेते हैं आंसर का, या यहीं पे आंसर लिखना चाहें ANS तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज स्टेटमेंट बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। Hence 1 मीटर 85 सेंटीमीटर क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउजर। क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन थी उसी से हमने आंसर का स्टेटमेंट बनाया है और उसी से ऐसे ही आंसर का स्टेटमेंट क्वेश्चन की लाइन से ही बनाते हैं।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, द मास ऑफ ए ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स। तो देखिए 1 ब्रिक का मास दिया हुआ है 2 kg 750 ग्राम और ऐसे ही 14 सच ब्रिक्स का मास पूछा है। तो जब भी 1 के बारे में दिया रहा है और मैनी उसी तरह की बहुत सारी वैल्यूज के बारे में पूछे, मैनी के बारे में पूछे, तो हमेशा मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। मास ऑफ ए ब्रिक इक्वल टू 2 kg 750 ग्राम, मास ऑफ 14 ब्रिक्स, तो जो भी 1 ब्रिक का मास है उसका 14 टाइम्स कर देंगे, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वैल्यू केजी और ग्राम में दी हुई है तो केजी और ग्राम का कॉलम बनाते हैं और फिर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ लिख देंगे, वही आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आता है यहाँ पर किलोग्राम के कॉलम में 38 लिखा है, ग्राम के कॉलम में 500 लिखा हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे 38 kg 500 ग्राम। मास ऑफ 14 ब्रिक्स क्या होगा 38 kg 500 ग्राम, ये इसका आंसर है। और ये हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया था, मल्टीप्लाई किया था, प्रोडक्ट आया था 38 kg के नीचे, ग्राम के नीचे 500, तो यही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स ईच ऑफ द सेम साइज इज 10 kg 600 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट। तो यहाँ पर 8 पैकेट्स का टोटल मास दिया है 10 kg 600 ग्राम और ईच सच पैकेट यानी 1 पैकेट का मास पूछा है। तो जब भी मैनी के बारे में दिया है यानी 8 पैकेट्स के बारे में दिया है और 1 पैकेट के बारे में पूछा जा रहा है, मैनी के बारे में दिया और हमेशा 1 के बारे में पूछो तो हमेशा डिवीजन करना होता है। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। आइए लिखते हैं इसे। तो मास ऑफ 8 पैकेट्स 10 kg 600 ग्राम, मास ऑफ 1 पैकेट क्या होगा, तो 8 पैकेट का जो भी मास है उसे हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 1 पैकेट का मास पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पर वैल्यू केजी में दी है और ग्राम में भी दी है, तो इसे क्या करते हैं, या तो सभी को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर सभी को केजी में। तो मैं यहाँ पे ये पूरी वैल्यू को ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, 10 kg का मतलब 10,000 ग्राम प्लस 600 ग्राम, ये मिलके हो जाएगा 10,600 ग्राम। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो जो भी क्वोशिएंट आएगा वो ग्राम में वैल्यू आएगी। तो आइए डिवाइड करके देख लेते हैं 10,600 को 8 से। डिवाइड करने पर क्वोशिएंट आता है 1325। ये यहाँ पे 40 में 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्रॉस आ जाएगा यहाँ पर। अब ये वैल्यू ग्राम में थी तो हम लिखेंगे 1325 ग्राम। ये क्या है, मास ऑफ 1 पैकेट। मास ऑफ 1 पैकेट क्या है 1325 ग्राम। और इसी को अगर आप लिखना चाहें केजी में तो और करके लिख सकते हैं। ग्राम में 3 प्लेसेस होते हैं तो 1 2 3 इसको छोड़ दीजिए राइट साइड से, और लेफ्ट में जो भी होगा केजी में होगा, तो सिर्फ 1 बचता है। या 1000 से डिवाइड कर दी तो जो क्वोशिएंट आएगा वही केजी होगा, तो 1 kg 325 ग्राम, ये आंसर होगा। ये क्या है, मास ऑफ 1 पैकेट 1 kg 325 ग्राम। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1C का। क्वेश्चन नंबर 30, रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस ऑफ सेम लेंथ। एक लेंथ रोप है, एक रोप है जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर है। अब उसे 8 पीसेस में डिवाइड कर दिया गया है इक्वल लेंथ में। तो ईच पीस की क्या लेंथ होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, यानी 8 पीसेस की लेंथ दी है, अब वो 10 मीटर है तो 1 पीस की लेंथ क्या होगी, तो 10 मीटर को डिवाइड कर देंगे 8 से तो पता चल जाएगा कि ईच पीस की क्या लेंथ है। आइए इसको भी सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो हमने लिखा टोटल लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर, नंबर ऑफ पीसेस 8 मीटर, लेंथ ऑफ ईच पीस क्या होगा, इस 10 को डिवाइड कर देंगे, 10 मीटर को डिवाइड कर देंगे 8 से। अब यहाँ पर 10 मीटर को हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं और मीटर में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर डेसिमल आपको आता है डिवीजन तो डेसिमल डिवीजन के थ्रू तो आप 10 मीटर ही लिखिए। आइए डिवाइड करके देख लेते हैं 10 मीटर को ही। अब 8 1 जा 8, 10 में 8 गया तो 2 आएगा,
अब आगे कोई डिजिट नहीं तो डेसिमल लगाते हैं तो एक जीरो इसको मिल जाएगा। 8 2 जा 16, 20 में 16 गया 4। अब डेसिमल पॉइंट लगा चुके हैं तो हर बार सब्ट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप एक जीरो ले सकते हैं, तो एक जीरो यहाँ मिल जाएगा। 8 5 जा 40, 40 में 40 सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ, कुछ नहीं बचेगा। तो 1.25 क्वोशंट आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये वैल्यू मीटर में थी तो ये वैल्यू भी मीटर में आएगी, 1.25 मीटर। अब अगर आप डेसिमल में नहीं लिखना चाहते हैं इसे, तो जो होल पार्ट है वो मीटर में रहेगा और डेसिमल प्लेसेस में जो वैल्यू है, डेसिमल जो पार्ट है वो सेंटीमीटर में एक्सप्रेस हो जाता है। मीटर जब भी डेसिमल में लिखा जाता है तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो भी वैल्यूज होती हैं सेंटीमीटर में आती है। तो 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ईच पीस क्या होगा, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसका स्टेटमेंट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आखिरी आंसर है लास्ट क्वेश्चन का, तो इसलिए हम लोग इसका स्टेटमेंट बना लेते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी आंसर लिख के आप इसको क्लोज कर सकते हैं। हैंस द लेंथ ऑफ ईच पीस इज 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1C का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट होता है और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।